थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक शुरू होगी। पीएम आवास पर अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की ये दूसरी बैठक है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में सीसीएस की अहम बैठक हो रही है। आपको बता दें कि कल सेना प्रमुखों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सुरक्षा बलों को फ्री हैंड है। पीएम ने सेना को खुली छूट देने की बात कही। आतंकियों के खिलाफ एक्शन कब, कहां और कैसे होगा, इसकी पूरी प्लानिंग सुरक्षा बल ही तय करेंगे। तो इस बैठक में सीसीएस की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो बीते 8 से 9 दिनों में यानी कि हमले के बाद ये दूसरी सीसीएस की बैठक होने जा रही है। कल जो बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री के अलावा हमारे एनएसए अजीत डोभाल शामिल थे, हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान भी उस बैठक का हिस्सा थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम जो हमारे सेना प्रमुख उनको फ्री हैंड दिया था। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अखिलेश, दूसरी सीसीएस की बैठक, पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद पीएम के कड़े तेवर, पहली बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए, आज दूसरी बैठक होने जा रही है। अहम बिंदु क्या रहेगा? देखिए, कल जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा सेना के तीनों प्रमुखों को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, कि पॉलिटिकल लीडरशिप की ओर से ग्रीन सिग्नल है। आर्मी जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरीके से चाहे आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का जो फैसला किया गया है उस पर एक्शन ले सकती है। तो उसी के बाद अब एक तरह से ये बात जो रोड जो प्लानिंग की गई है उसको किस तरह से लेकर के आगे बढ़ा जाए और उसके परिणाम जो होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उसके साथ साथ किस तरह से अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है, इन तमाम फैक्टर्स पर भी चर्चा होनी है। उनको लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। इसीलिए 3 बड़ी बैठकें हो रही हैं जो कैबिनेट की 3 कमेटियां हैं। सबसे पहले सीसीएस की बैठक होगी जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। जैसा कि आपने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ये दूसरी बार है जब सीसीएस की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, ये सुपर कैबिनेट मानी जाती है और इसमें जो बीजेपी के सहयोगी दल के नेता हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी इसमें शामिल हैं। और इसका काम मुख्यतः ये देखना होगा कि ये जो एक्शन होगा इसका क्या परिणाम होगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे किस तरह से निपटना है। तीसरी बैठक होगी सीसीईए की जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। उसमें जैसा मैंने कहा कि आर्थिक पहलू को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल चल रहा है, जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया उससे कई सारी चीज़ें बदली हैं। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नया मोड़ लेता है तो दक्षिण एशिया में उसका क्या असर होगा, इस पर भी एक कॉल लेनी होगी। तो सीसीए की बैठक में हो सकता है कि उस पर चर्चा हो और उसके बाद में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक पहलगाम हमले के बाद पहली बार होगी। तो ये सारी बैठकें हो रही हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आज है और एक के बाद एक इन तमाम बैठकों में कई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। जी ठीक है अखिलेश, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सख्त संदेश तो प्रधानमंत्री की तरफ से दे दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है सेना को, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि आखिरकार भारत अब एक्शन क्या लेने वाला है? देखिए, भारत के पास कई सारे विकल्प हैं और उन्हीं विकल्पों में से भारत जो है कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह की मीटिंगें हो रही है और उसके बाद जिस तरह से कल जिस तरह से प्रधानमंत्री बैठक हुई है, तीनों एनएसए, रक्षा मंत्री एक साथ जाते, ये बड़ा रेयर होता है कि सारे लोग जो है के बाद जो सीसीएस की बैठक है यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल तय हमला होगा, कैसे होगा, तरीका क्या होंगे, टारगेट क्या होंगे, किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, ये सेना को तय करना है। सेना को खुली छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री ये बात पहले ही कर चुके हैं कि जो पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगार हैं या जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार है। या सेना को सर्जिकल स्ट्राइक टाइप करनी है, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जिस तरह से उड़ी स्ट्राइक में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उड़ी हमले के बाद, या फिर पुलवामा के बाद जिस तरह से जो है बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, कुछ वैसा नहीं होगा, कुछ अलग होगा, एक विजिबल होगा। यानी जनता भी उसे देख सकेगी, भारत की ताकत को देख सकेगी और पाकिस्तान बार बार जो गलतियां करता रहता है उसको किस तरह की सबक सिखाया जाएगा ये जनता को पता लगा, बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। यानी भारत की ताकत दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान को किस तरह सबक सिखाया जाता है। आते हैं राजीव आपके पास। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान मेजर जनरल पीके सहगल हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा
हमारे साथ कर्नल RSN सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सहगल सर का रुख यहाँ पर करना चाहूँगा। सहगल सर, कल जिस तरीके से बातचीत हुई है, तीनों सेनाओं के प्रमुख से बातचीत हुई है, NSA उसमें मौजूद थे, हमारे CDS उसमें मौजूद थे, और आज CCS की बैठक होने जा रही है। तो हालांकि फ्री हैंड सेना को दे दिया गया है, टाइम उन्हें निश्चित करना है, टारगेट उन्हें निश्चित करना है, और कैसे अंजाम दिया जाएगा वो उन्हें तरीका निश्चित करना है। इस बार क्या लग रहा है, मिलिट्री एक्शन अगर किया जाता है, उस दिशा में कदम बढ़ते हैं, तो पहले हमने देखा था ज़मीन से हमने ग्राउंड से अटैक किया, फिर हमने एयर स्ट्राइक का भी मसला लिया। इस बार क्या हो सकता है कि 3 जल थल नभ एक साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? देखो, इसके बारे में तो चर्चा करना सही नहीं होगा, लेकिन हमारे पास अनेकों विकल्प है। इंटीग्रेटेड ऑपरेशन भी हो सकते हैं, आर्मी नेवी कंबाइंड ऑपरेशन हो सकते हैं, सेपरेट ऑपरेशन हो सकते हैं जी। कौन से टारगेट को चूज किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कितनी बड़ी तादाद में किया जाएगा, ये सब कुछ फ्री हैंड फौज को दिया है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फ्री हैंड दिया था, वेरी बिग राइडर। उन्होंने राइडर कहा था कि किसी प्रकार से लाइन ऑफ कंट्रोल को आपने क्रॉस नहीं करना, ना एयरफोर्स ने ना आर्मी ने, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर हमारी फोर्सेस को अपहिल अटैक करने पड़े, और अपहिल अटैक की वजह से हमको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन इस पर ही प्राइम मिनिस्टर ने कम्प्लीटली फ्री हैंड दिया है कि आप सिलेक्ट कीजिए टारगेट, आप सिलेक्ट कीजिए टाइमिंग। बड़ा लाजमी है कि हम दुश्मन को कम्प्लीटली ऑफ बैलेंस रखें। उनको ये नहीं समझ आना चाहिए कि हम हमला कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, क्या ये समुद्र पे कार्रवाई होगी, क्या कराची के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या गोदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, या पाकिस्तान आर्मी और ISA के खिलाफ होगी, या आतंकवादियों के खिलाफ होगी। उसको ऑफ बैलेंस रखने की बड़ी आवश्यकता है। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है, काफी ज्यादा नर्वस है। कई ऑफिसर्स ने अपनी रेजिग्नेशन डाल दी है, कई हजार सैनिकों ने अपनी रेजिग्नेशन कर दी है। पार्टी उनमें वर्टिकल डिवाइड हो चुका है उनकी आर्मी में, इसलिए बहुत ही लाजमी है कि उनकी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो है कायम करनी चाहिए। बहुत लाजमी है कि किसी प्रकार से कोई लीकेज ना हो और कोई मोल ना बीच में हो, क्योंकि एनी सीक्रेट दैट इज शेयर्ड इज अ सीक्रेट लॉस्ट। अगर आपको याद होगा, पूरी के बाद में जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो सिर्फ 3 या 4 लोगों को मालूम था क्या करना है। जब पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, अगेन ओनली 3 or 4 पीपल वर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। सहगल सर, आपके पास आते हैं, आपके पास आएंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस मामले में लगातार अपडेट्स हो रहे हैं, लगातार बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज़ हम अपने दर्शकों को देने वाले हैं। वो खबर ये है कि पहलगाम हमले के बाद सरकार लगातार एक्शन मोड में। सब जानते हैं क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इसको लेकर मंथन चल रहा है। कल PM आवास पर एक बेहद अहम बैठक हुई, जिसमें PM ने सेना को कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य, समय तय करने की पूरी आज़ादी दे दी, यानी कि फ्री हैंड दे दिया। तो आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। आपको बता दें कि आपको आज 4 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। क्या इसका एजेंडा रहेगा, क्या इसकी बातचीत होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और पहलगाम हमले के बाद से बदला लेने की मांग भी जोर पकड़ रही है। भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी जा रही है। हालांकि भारत के पास ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता। भारत के पास न्यूक्लियर ट्रायड है जो परमाणु हमले की स्थिति में भारत को अपर हैंड देता है। दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता है। ये देश हैं अमेरिका, रूस, भारत और चीन। न्यूक्लियर ट्रायड की वजह से एक देश जमीन, हवा या समुद्र में परमाणु हमला कर सकता है। 3 अलग अलग तरह के हथियार होने से दुश्मन की नई तकनीक जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी बचा जा सकता है। तो जिस न्यूक्लियर हमले की धमकी, न्यूक्लियर हथियारों की धमकी, परमाणु हथियारों की धमकी पाकिस्तान देता है, उसके जवाब में ये चीज़ें उसे भी देख लेनी चाहिए। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय RS सिंह सर भी मौजूद हैं। सबसे सिंह साहब का यहाँ पे मैं रुख करना चाहूँगा। सर, इस न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में बताएं, ये कैसे भारत को अपर हैंड देता है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो किसी भी देश जो कि तीनों माध्यम से, हवा, जल, थल और वायु से क्षमता रखता हो न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी को, उसी को न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। और जल के लिए न्यूक्लियर सबमरीन्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे पास है। उसकी सर्वाइवेबिलिटी होती है, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा मतलब, हम दुनिया के कुछ चंद देशों, गिने चुने देशों में हैं जो कि जिनके पास ये न्यूक्लियर ट्रायड है। तो ये सारी चीजें हमारे जो
एडवर्सरी या एनिमी वाले जो एनिमी देश हैं उनको ये फैक्टर करके चलना होगा। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई दशकों से इस पर काम हो रहा है और हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी हैं जो कि हमको ये ट्रायड का जो प्रोफाइल है वो उन्होंने भी उसको मेंटेन करने में उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ और आपको मैं बता दूं कि हम अरेबियन सी में तो सक्रिय हैं ही जी, हम पूरे इंडियन ओशन में सक्रिय हैं, हम बे ऑफ बंगाल में भी सक्रिय हैं। तो बे ऑफ बंगाल में सक्रिय होने का ये है कि हमारे जो ये ट्रायड के जो जल के जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं उनका इनहेरेंट हमको प्रोटेक्शन मिल जाता है और जो कि पाकिस्तान के पास वो नहीं है। आते हैं सर आपके पास, हम सीधे सहगल सर का यहाँ पे रुख करना चाहेंगे। सहगल सर, जब भी भारत के संदर्भ में पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों की बात करता है तो उनके नेताओं के मुंह से, उनके जो सैन्य अधिकारी हैं उनके मुंह से अक्सर एक बात सामने आती है, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं। अब ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको सबसे बड़ी ताकत अपनी मानते हैं भारत के खिलाफ, क्या है ये, इसको कैसे समझा जाए? हालांकि इतना तो जानते ही हैं लोग जो थोड़ा सा हथियारों के बारे में कि एक सीमित दायरे में वो मार करते हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी ताकत है जिसके बारे में पाकिस्तान इतनी हाँकता है? तो पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि वो कन्वेंशनल वॉर में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो साफ तौर पर कहेगा हिंदुस्तान कोल्ड स्टार्ट लॉन्च करता है, यानी एकदम से अटैक करता है अपने बैटल ग्रुप्स के साथ में 3, 4, 5 जगह, और उसकी बड़ी घुसपैठ हो जाती है। तो हिंदुस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए छोटा एटम बॉम्ब अपने इलाके में फोड़ेंगे ताकि हिंदुस्तान की वो जो मूवमेंट है या थ्रस्ट है उसको बर्बाद किया जा सके, उसको थमा जा सके। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया कि आप चाहे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करो चाहे बड़ा न्यूक्लियर वेपन करो, उसको न्यूक्लियर हमला कहा जाएगा। और अगर आप न्यूक्लियर हमला करते हैं तो हम 8 से 10 मिनट में पाकिस्तान का हमेशा नामो निशान मिटा देंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा फायदे हैं। सबसे पहले कि जो एक न्यूक्लियर ट्रायड जिसकी बातचीत कर चुके थे RI सिंह, हिंदुस्तान के पास है इस समय दुनिया के 6 नेशंस हैं जिनके पास ये काबिलियत है। जी, क्या चाइना, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, और हिंदुस्तान छठा देश है। नॉर्थ कोरिया भी कोशिश कर रहा है इसको हासिल करने के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं है। फिर हमारे पास डिलीवरी सिस्टम बहुत बढ़िया है। हमारे पास 3 हवाई जहाज हैं जो न्यूक्लियर वेपन को डिलीवर कर सकते हैं। राफेल है, मिराज है और जैगुआर है। पाकिस्तान के पास केवल और केवल F-16 है जिसको हिंदुस्तान के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो है उसको मार सकते हैं। दूसरा हमारे पास S-400 है, उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान का इस माफी की क्षमता नहीं है। फिर तीसरा जो है हमारे पास जो अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, खास करके अग्नि 1 और अग्नि 2 जिनकी रेंज 750 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर है, उसकी जो री एंट्री स्पीड है वो 17,000 मील प्रति घंटा है। उस स्पीड पे ना तो चाइना, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, कोई भी उस स्पीड के ऊपर ना तो उसको डिटेक्ट कर सकता है ना न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अग्नि अगर हमने फायर किया तो पाकिस्तान उसको ना तो डिटेक्ट कर सकता है ना न्यूट्रलाइज करता है किसी भी नॉन वेपन सिस्टम से। ना चाइना के पास भी कोई वेपन सिस्टम नहीं है उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करने का। जी, फिर सबसे बड़ा एक और फायदा हो गया, 2 दशक के बाद हमेशा ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन हमसे ज्यादा थे, अभी हमारे पास से न्यूक्लियर वेपन ज्यादा हैं। इसके 170 है, हमारे पास 180 हो गए हैं।